सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान निशब्द आकाश में गीत एक अनजान रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान निशब्द आकाश में गीत एक अनजान अज्ञात के गर्भ से उठे अनसुलझा स्वर अंधकार के मौन में जगे अनंत निर्झर मन में है उलझन भरी पर हृदय में आशा खिली एक संकेत गूंज रहा अब है अंतिम घड़ी अंतिम घड़ी अंतिम घड़ी अंतिम घड़ी रहस्यांतर रहस्यांतर अंतिम अध्याय का संचार रहस्यांतर रहस्यांतर सुनो परमात्मा की पुकार रहस्यांतर रहस्यांतर अंतिम अध्याय का संचार रहस्यांतर रहस्यांतर सुनो परमात्मा की पुकार ओम शांति। एक होटल के मालिक ने अपने होटल का विज्ञापन छपवाया। उसमें उसने लिखा, ये होटल बहुत ही सुंदर है, एकांत के लिए उपयुक्त स्थान है। जिसे भी एकांत का अनुभव करना हो वो इस होटल में ज़रूर आए, क्योंकि हजारों लोग एक ही दिन में यहाँ एकांत के लिए आते हैं। विज्ञापन पूरा हुआ। छुट्टियां मनाने वीकेंड्स में लोग समुद्र तट पर जाते हैं, बीच पर। क्यों जाते? एकांत के लिए। पर उस एक वीकेंड में पूरा शहर वहां पहुंच जाता है। किस लिए? एकांत के लिए। एकांत मन की स्थिति का नाम है। किसी स्थान में वो प्राप्त नहीं हो सकता। मन में जो भीड़ है, लोगों की, विचारधाराओं की, पूर्वाग्रहों की, अतीत का बोझ, भविष्य का भार, हर वो प्रयास एकांत की खोज का हमें स्वयं से ही दूर ले जाता है। क्योंकि एकांत बाहर नहीं, भीतर है। जितना उसकी खोज में हम निकलेंगे उतना ही केंद्र से दूर होंगे। यदि किसी के घर में कोई है और वो अपना ही घर खोजने निकले, तो जितना वो खोजेगा उतना वो स्वयं के घर से दूर जाएगा। इसलिए
ड्रॉप द सर्च। ढूंढना कुछ है ही नहीं, वो पहले से ही मिला हुआ है, केवल जानना मात्र है। खोजना कुछ है ही नहीं, जागना मात्र है। जागरण, यही अध्यात्म है। ये जान लेना कि जिसे मैं खोज रहा हूं वो मैं ही हूं, जिसकी मुझे तलाश है वो मेरे ही भीतर है। सारी बेचैनी खोज से उत्पन्न हुई है। ढूंढूं, कुछ करूं, स्वयं को पा लेना ही सबसे बड़ी खोज है। स्वयं को ही समझ लेना, भीतर में छिपे हुए सूक्ष्म भावों को, भावनाओं को, आदतों को, संस्कारों को। कैसे वो संस्कार बना है। सारा खेल एक प्रोग्रामिंग है, कंडीशनिंग है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी कंडीशनिंग। वो सोचता है ये ऐसा है तो वैसा है, दूसरा सोचता है ऐसा नहीं है तो उसके लिए वो वैसा नहीं है। किसी को लगता है ये जरूरी है, किसी को लगता है ये बिल्कुल जरूरी नहीं। हर एक व्यक्ति की प्राथमिकता उसकी कंडीशनिंग पर है। उसी अनुसार संस्कार बने हैं, रिपीटेशन से दोहराते गए विचार को, सोचते गए वही वही, तो एक विचारधारा बनी है। कोई कहता है ये जरूरी है, किसी के लिए जरूरी नहीं है। कोई कहता है ये होना चाहिए, किसी के लिए नहीं चाहिए। सो इट्स ऑल इन द माइंड। इस पैटर्न को समझना है। समस्या समाधान, जो मैं उत्तर दूंगा उसमें आपके किसी भी प्रश्न का, समस्या का कोई समाधान नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी समस्या है, उसका अपना समाधान है, या फिर उस समस्या में ही समाधान छिपा है। इसलिए बाहर से आया हुआ समाधान, किताबों से लिया हुआ समाधान, परंपराओं से लिया हुआ समाधान काम नहीं करेगा। यदि समस्या लेटेस्ट है तो समाधान भी लेटेस्ट चाहिए। पूर्वजों का दिया हुआ समाधान शायद काम ना करे। टोपी वाले की कहानी सबने सुनी है। टोपी वाला व्यक्ति है, टोपियां बेचता है। पुरखों से ये व्यवसाय चला आ रहा है। एक दिन जंगल जाता है, टोपिया उसके पास है, थकान हो गई है, थका मांदा एक वृक्ष के नीचे लेटता है, झपकी लगती है, सो जाता है। टोपिया रखी हुई है, पर उसे क्या पता उस जंगल में बंदर बहुत है, और उसे क्या पता उस झाड़ में भी बहुत से बंदर है। जब आँख खुली तो देखा टोपिया गायब, और सभी बंदर एक एक टोपी पहने हुए, कोई इस डाली पर, कोई उस डाली पर, कोई इस वृक्ष पर, कोई उस वृक्ष पर। केवल उतना ही नहीं, टोपियां पहनकर हंस रहे। परंतु वो टोपी वाला है, उसके लिए ये समस्या नई नहीं है। उसने अपनी टोपी ली और जोर से जमीन पे पटकी। और बंदर क्या होते हैं? नकलची। अर्थात जो दूसरों की नकल करते हैं वो कौन है? बंदर। जिनके पास अपने कोई विचारधारा नहीं, अपनी कोई प्लानिंग नहीं,
वो ये खाता है तो हम भी ये खा के देखेंगे, वो ये करता है तो हम भी ये करके देखेंगे, वो ऐसे बोलता है तो हम भी ऐसा बोल के देखेंगे। मिमिक्री। जैसे ही उसने अपनी टोपी नीचे फेंकी, सभी बंदरों ने क्या किया, अपनी अपनी टोपियां नीचे फेंक दी। खुशी हुई, टोपियां एकत्र की और चला गया। यहां तक की कहानी सब जानते हैं। पार्ट 2। सौदागर बूढ़ा हो गया, उसका बेटा भी टोपियों बेचने वाला सौदागर ही बना। ये भी एक विचारधारा है, जो बाप ने किया वही मुझे भी करना है। क्यों? बाप डॉक्टर तो बेटा भी डॉक्टर, जबरदस्ती डॉक्टर। बाप पुलिस में तो बेटा भी पुलिस में। क्यों? सौदागर की मृत्यु हो गई, बेटे ने कारोबार संभाला, और वो भी एक दिन चलते चलते जंगल से गुजरा, उसी जंगल से, उसी पेड़ के नीचे टोपियों को रख के वो सो गया। जब उठा तो देखा बंदरों ने एक एक टोपी पहन ली है। अपने पिता की कहानी स्मरण में आई, और उसने अपनी टोपी ली और जोर से जमीन पर पटकी, और जैसे ही पटकी, पेड़ से एक बंदर आया और वो टोपी भी ले गया। उन्होंने भी अपने बाप दादाओं से सीखा है। सीखने वाले केवल तुम ही नहीं, वो भी सीख रहे। इसलिए रेडीमेड समाधान काम नहीं आएंगे। अपने आप को समय के साथ, परिस्थिति के साथ क्या करना है? अपडेट। समस्याएं नहीं है, ऐसी समस्याओं की चर्चा तो मुरली में है ही नहीं। उस समय ऐसी झंझट ही नहीं थी, तो अब क्या किया जाए? एक एक समस्या के विषय में सोचना ही नहीं है, काम कुछ और ही करना है। ये समस्या है और इसका क्या उत्तर है, ऐसा सोचेंगे तो उत्तर कभी नहीं मिलता है। बस बुद्धि को स्वच्छ कर देना, यही उत्तर है। आत्मशुद्धि, साफ करते जाना, उसको क्लीन करते जाना। उत्तर उसमें रिफ्लेक्ट होगा अपने आप। आज की अव्यक्तवाणी 18 तारीख फरवरी मास 86। तो साधना का आज का 12वां दिन। ये साधना, ये तपस्या आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए है। ये सोल जिम है। क्या है ये? सोल जिम। ब्रेन जिम तो पिछली बार देखा था ना। ये पिछली भट्टियों में बहुत सारी ब्रेन जिम की है। एक हाथ में थाली, एक हाथ में घंटी, और दोनों एक साथ। तो पिछली भट्टियों में ब्रेन जिम की प्रैक्टिस की। दुनिया के लोग बॉडी जिम करते हैं, हमने ब्रेन जिम की थी। इस भट्टी में है सोल जिम। सोल जो है ना, उसकी मसल्स को थोड़ा बनाना है, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। तीन प्रकार की ड्रिल। फिजिकल ड्रिल, जिससे शरीर शक्तिशाली होता है। माइंड ड्रिल, जिससे मन शक्तिशाली होता है, जो हम पिछली भट्टियों में देख रहे हैं। मेमोरी टेक्निक्स, फास्ट रीडिंग। पहले तो बैठते थे किताब, एक ही मुरली को धीरे 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 समझ समझ के
और बुद्धि भटकती रहती थी। फिर अचानक एक दिन हमने सीखा स्पीड रीडिंग, फास्ट। ये ऐसे ऐसे पढ़ना बंद, 5 मिनट में मुरली पूरी, चाहे 8 पेज की हो या 10 पेज की हो। वो सारी टेक्निक्स पिछली भट्टियों में हम सब ने देखी और की भी है। तो वो है माइंड टेक्निक्स। ये जो टेक्स्ट है इसको कैसे इंटरेस्टिंग बना दिया जाए, ये जो यहाँ है वो यहाँ कैसे चले जाए। तो ये सब क्या है, माइंड ड्रिल। और तीसरा है रूहानी ड्रिल, स्पिरिचुअल ड्रिल, सोल ड्रिल, सोल जिम, सोल पर काम करना। और कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करने की किसी की इच्छा होती है क्या? बिल्कुल नहीं। मन करता है पुशअप पुलअप कुछ करूं, करेंगे भी। कितना दिन? 1 महीना, फिर गायब। 2 महीना, फिर खत्म। रनिंग करेंगे 10 दिन, मैराथन होने तक। जिस दिन मैराथन पूरी हो गई, रनिंग खत्म। एक्सरसाइज करने को मन करता नहीं है, इच्छा नहीं है उसकी। दर्द होता है, अनकंफर्टेबल है, कंफर्ट जोन के बाहर है, सुविधा क्षेत्र के बाहर जो भी आता है वो मन उसको नहीं चाहता है। मन शांति चाहता है। माइंड प्रिफर्स द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। चुपचाप चुपचाप जाओ, शांति से बैठो, क्लास बेस मुरली बिल्ली सुन लो, चलो। कोई अगर कहो ये इस मुरली को क्लास कराओ, रिवाइज कराओ, तब फिर टेंशन चालू हो जाता है। फिर भी कर तो देते हैं होने तक। होने के बाद रिलैक्स महसूस होता है, हल्का हल्का लगता है। लिव डेंजरसली। रियल ग्रोथ जो होती है वो कहाँ होती है? खतरों में। जितना अधिक खतरा उतनी अधिक जागृति, जितना कम खतरा उतनी कम जागृति। जहां डेंजर होता है वहां क्या होता है? एकदम जागृत हो जाते हैं, एकदम अलर्टनेस का लेवल कितना ज्यादा बढ़ जाता है। जो जागृति सदियों से नहीं आई वो 1 सेकंड में आ जाती है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का क्या अर्थ है? जागृति, आध्यात्मिक जागृति। अचानक डेंजर का समय है, भाप लिया कि बहुत खतरनाक खतरा है, तब जागृत होते हैं। सभी दोस्तों से मिल रहे हैं, सब अपने हैं, सब मेरे हैं। जब पता चला ये तो दुश्मन निकला, तब उसके सामने अभी अगली बार अलर्ट, प्रतिपल सजग, प्रतिपल तटस्थ। ये मार्ग है प्रत्येक पल तटस्थ रहने का, सजग रहने का। जैसे ही सो गए, गए, भूल गए, गए, फिर गलतियां होती। इस रास्ते पर किसी को चलने को कहो तो गिरेगा नहीं, पर यदि कोई बेहोशी में है तो गिरेगा जरूर। गड्ढा है, उसे दिखेगा नहीं। जागरण अर्थात आत्माभिमान, सोना अर्थात देहाभिमान। तो आज की अव्यक्त वाणी, होमवर्क नंबर 1, और अपनी रीडिंग स्किल्स को बढ़ाते रहना है। जो पिछली भट्टियों में कहा, जो रीडर्स क्लब में हमने किया, रीडर्स क्लब फिर से चालू करें। कई दिनों से बंद है, चालू कर सकते हैं आज से, ठीक है। तो कल की मुरली उसमें रीडर्स क्लब रात को 8 बजे चालू होगा। 8 से 5 मिनट पहले मॉनिटर इंट्रोडक्शन देगा, कैसे मुरली को रिवाइज करना है, कैसे स्पीड रीडिंग करनी है। फिर 10 मिनट रीडिंग होगी और 10 मिनट के बाद में उसका रिवीजन होगा, ठीक है। तो आज से चालू करें। दीपाली बहन।
कब से चालू करें? आशीष भाई, कौन खाली है? अखिल भाई। अखिल भाई से चालू करते हैं। आज से रीडर्स क्लब चालू। जो कल की मुरली है, क्या डेट है कल की? 18 के बाद की 20, पुरुषार्थ और परिवर्तन के गोल्डन चांस का वर्ष। तो आज शाम से वापस जो कई महीनों तक चला रीडर्स क्लब आज फिर से चालू करेंगे। उड़ती कला, उड़ती कला। हाँ ठीक। तो आज की मुरली से पहला गृह कार्य सोलवक। मुरली की शुरुआत कहाँ से है? नदियाँ कहाँ कहाँ से निकली? सागर से निकलने वाली नदियाँ हैं। उधर क्या होता है? पहाड़ों से निकलकर सागर में जाती है। यहाँ सागर से निकलकर संसार की ओर जा रही है, पहाड़ों में भी जा रही है। तो ऐसा एक चित्र बनाना है, गंगा सागर का मिलन। गंगा किससे निकली है? सागर से निकली है और जा रही है। क्यों जा रही है? क्यों जा रही है? पावन बनाना है, सेवा करनी है। सूखा पड़ा हुआ है, सागर से निकली है नदी। मैं नदी हूं, मैं नदी हूं, मैं एक जीवंत गंगा हूं। ऐसी एक कविता लिखनी है आज। और एक लाइन में कितने शब्द होने चाहिए? 2। सोनेट, इंग्लिश में सोनेट कहते हैं। सोनेट अर्थात 14 लाइन बस। उदाहरण ये, सुबह सुबह मैं जीवित जीवित गंगा हूँ, चैतन्य ज्ञान शीतल प्राण, पावन धारा शक्ति अपार, आंखों से करुणा झरे, चरणों तले पाप बहे, बाबा का प्रेम लिए, दुख हरती पावन करती, जहां जाऊं स्वर्ग लाऊं। कविता पूरी। 14 लाइन की, एक एक लाइन में कितने शब्द? केवल 2। और इंटरनेट से चुरानी नहीं है, एआई से बनानी नहीं है, खुद लिखनी है। और लिखने की विधि क्या है? एकांत। और हो सके तो मोबाइल पर नहीं लिखनी है, किताब में लिखनी है। अपनी एक डायरी बना लो, जो फर्स्ट डे रहस्यांतर का जर्नल बनाया है उसी में एकांत में जाओ, कलम लो, बैठ जाओ। अब देखो मैं नदी हूं, विजुलाइज करो। क्या करेंगे? विजुलाइज, अनुभव करेंगे। जो कवि होता है, जो गीतकार होता है, वो उसको अनुभव करता है पहले। देखो मैं बह रहा हूं और मुझे रास्ते में क्या क्या मिल रहा है। और मैं ज्ञान नदी हूं, ज्ञान गंगा हूं, जीवित गंगा हूं। उस नदी के क्या भाव है, उस नदी की क्या भावनाएं हैं, उस नदी को क्या लगता है, उस नदी की क्या आश है, नदी को क्या लग रहा है, क्या करूं? या जिनकी सेवा वो करती है, क्या उनसे उसका कोई आकर्षण है? या नदी चाहती है कि मैं जिस गांव से गुजरूं वो गांव वाले सभी आकर मेरी आरती करे, पूजा करे, मेरी प्रशंसा करे, मुझे सम्मान दे, मान दे, नदी तुम कितनी अच्छी हो, कितनी हमारी सेवा करती हो। उसे ना उस पत्थर से कुछ लेना देना है, ना उस गांव से कोई लेना देना नहीं। उसका तो स्वभाव है बहना, बस बहना, बहते रहना, अनअटैच्ड। उसे किसी से कोई लेना देना नहीं। जो जो रास्ते में आएगा उसकी वो सेवा करेगी और निकल जाएगी। और रुकना भी नहीं है उसको उसकी स्तुति सुनने के लिए, उसके कमेंट्स, उसके लाइक्स, सब्सक्रिप्शंस। उसे किसी से कोई मतलब ही नहीं है, बस निकल जाना है आगे, किसी को पकड़ना नहीं है। अनअटैच्ड।
ये सारा जीवन एक नदी की भांति आगे बहता जाए, आगे बहता जाए। जो बीत गया वो बीत गया, अब उसका क्या। और नदी को ये भी नहीं पता आगे क्या आने वाला है। आगे पत्थर, चट्टान, झील, क्या रेत, हो सकता है बहुत बड़ा रेगिस्तान हो जो नदी को सोख ले और नदी की मृत्यु हो जाए, पर उसे कोई लेना देना नहीं। हो सकता है ढेर सारे दुश्मन खड़े हैं तलवार लेकर जो नदी को मारने वाले हैं, डैम बनाने वाले, बांधने वाले, पकड़ने वाले, कैद करने वाले, झगड़ा करने वाले, ये हमारी नदी, ये तुम्हारी नदी, मोड़ने वाले या फिर भेद करने वाले, काटने वाले, उसे कोई लेना देना नहीं है, उसे कोई डर नहीं है। दबंग, प्रेम से भरी हुई, और उसके भीतर एक आस है। वो कौन सी आस? मिलन की आस। उसे उस सागर से जाकर मिलना है। और बस जब अब पहुंच गई है सागर के, अब इस सागर के साथ एक होने वाली है, उस बीच पर जब वो पहुंचती है सबसे ज्यादा भय उसे वहां होता है। क्यों? क्योंकि उसकी इंडिविजुअलिटी, उसकी पर्सनैलिटी अब खत्म होने वाली है। वो जो तट जो उसके थे, उसका जो रूप था, वो जो सौंदर्य था, वो जो लोग उसको बुलाते थे उस नाम से, वो नाम भी हटने वाला था। तब उसे अत्यधिक भयभीत होती है वो, कि जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। इस मुरली में कहा है समर्पण, अज्ञात में छलांग है समर्पण। बस कूद गया, पता नहीं, दादियों को पता था क्या होने वाला है, बस कूद गए। क्या होगा, कैसे होगा, कुछ पता नहीं इस जीवन में, बस कूद गए। इतना पता था कि ये सागर अनंत का सागर है, इसमें डूबेंगे नहीं। भय है मैं अपने अस्तित्व को ना खो दूं, मेरा क्या होगा। पर वो कूद जाती है और फिर क्या बन जाती है? सागर ही बन जाती है। तब उसे पता चलता है मेरा भय कैसा था, कितना निरर्थक था, कितना व्यर्थ था भय। हद से क्या बन गई? बेहद। सीमित थी, असीम बन गई। तो आज कविता किस पे लिखनी है? मैं जीवित गंगा हूं। कल हम कह रहे थे, एक कवि है अंग्रेजी में, रॉबर्ट सॉथी, उसकी एक कविता है द कैटरैक्ट ऑफ लाडोर। कैटरैक्ट मतलब वो मोतिया वाला नहीं, वो कविता की भाषा में कैटरैक्ट जलप्रपात को कहते हैं। हाउ डज द वाटर कम डाउन एट लाडोर, माई लिटिल बॉय आस्क्स मी दस वंस एट अ बॉय। और फिर वो चालू करता है, कैसे, मेरा एक छोटा बच्चे ने आके पूछा, बताओ यहाँ तक ये कैसे पहुंचा। उसने बताना चालू किया। बहुत 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 लंबी कविता है। The cataract strong that plunges along, striking and raging as if a war waging, its cavern and rock among, rising and leaping and sinking and creeping and creep, and swelling and sweeping and showering and springing and flying and flinging and wreathing and ringing and eddying and whisking and sprouting and frisking and turning and twisting, and round with endless rebounds, smiting and fighting, and collecting and projecting and receding and speeding and shocking and rocking and darting and parting, and threading and spreading and whizzing and hissing and dripping and slipping and hitting and slitting, and shining and twining and rattling and battling and shaking and quaking and pouring and roaring and waving and raving and tossing and crossing and flowing and growing and running and stunning and foaming and dining and spining and dropping and hopping and working and jerking and guggling and struggling and heaving and cleaving and moaning and groaning and glittering and glittering and gathering and feathering and whitening and brightening and quivering and shivering and ऐसी लंबी लंबी कविता ही कविता है। उसके छोटे बच्चे ने पूछा, बताओ पिताजी ये कैसे पहुंची यहां तक। तो वो कहता है ऐसे, and whitening and brightening and hurrying and scurrying and thundering and flundering and dividing and gliding and sliding and falling and brawling and sprawling and driving and driving and striving and sprinkling and twinkling and wrinkling and sounding and bounding and rounding and bubbling and troubling and doubling and grumbling and rumbling and tumbling and clattering and battering and shattering। बहुत ही बड़ी लंबी। तो एकांत में जाना है, हो सके तो
ऐसे स्थान पर बैठना है जहां पानी हो। उस पानी को देखकर अनुभव करो कि मैं भी क्या हूं, बहता पानी, अनअटैच्ड। और पानी की क्या विशेषता है, जिस पात्र में उसे रखो उसका वो रूप ले लेता है। मोल्डिंग नेचर, सहन करता है, अनअटैच्ड है, बह रहा है, बहता है, रुकता नहीं कहीं पर। अगर कुछ रुक जाए तो उसको क्या कहते हैं, अगर छोटी सी वो होता है ना गंदगी डबरा, वहां क्या होता है, दुर्गंध आती है, मच्छर कीड़े बीमारियां गंदगी। पर जो बहता रहता है वो स्वच्छ रहता है। और एक चीज है नदी में, अंग्रेजी लेखक ने लिखा, कवि ने लिखा, यू कैनॉट स्टेप इन टू द सेम रिवर ट्वाइस। क्या कहा है, एक ही नदी में दो बार कदम नहीं रख सकते। अभी नदी में कदम रखा, फिर उठाया पैर, वापस नदी में कदम रख सकते, क्योंकि वो पानी तो बह चुका। नित्य नवीन है, नित्य नूतन है वो, हमेशा नए विचार आते रहते हैं। तो नवीनता अर्थात नदी। तो ये आज का दूसरा कार्य। तीसरा कार्य है स्टार विजुअलाइजेशन फॉर वर्ल्ड सर्विस। बाबा ने कहा संसार की आत्मा है, दुखी है, उदास है, तुम्हें क्या करना है, राहत पहुंचाना है, सुख शांति प्रेम आनंद शक्ति सब देना है उनको। तो सोचो मैं एक स्टार हूं, इस सृष्टि का भ्रमण कर रहा हूं और मुझसे किरणें निकल रही है। यूरोप अमेरिका अफ्रीका एशिया ऑस्ट्रेलिया, ये 5 चीजें, 5 खंड, वो जो हमारी कमेंट्री है सकाश वाली 11 पॉइंट्स की, उसमें एक है। तो बैठकर क्या करते रहना है, विश्व भ्रमण, एस्ट्रल ट्रैवल कहते हैं इसको। सूक्ष्म शरीर से प्रवास करते रहना। आत्माओं के पास जाओ, क्या क्या करो, आत्माओं को इमर्ज करो, आत्माओं को देखो, आत्माओं से बात करो, आत्माओं को आशीर्वाद दो, आत्माओं में शक्ति भरो, वरदान दो, तिलक दो। और जो बहुत ही ज्यादा तड़प रहे, बिल्कुल वेंटिलेटर पे 1 महीने से, उनके लिए फेयरवेल पार्टी करो। क्या करेंगे उनकी, परमधाम फेयरवेल पार्टी। मुक्त हो जाने दो उनको। रिश्तेदार परेशान है, पहले भी सुनाया था, एक मरीज एडमिट था, बहुत बुजुर्ग, फिर वेंटिलेटर पे गए, 8 दिन हो गए वेंटिलेटर पर, ना ठीक हो रहा है ना जा रहा है। उसके रिश्तेदार भाग भाग के आए, उसके भाई भाग के आए, वो भाई की उम्र 80 वर्ष थी, बहुत मुश्किल से आए। जब उसको पता चला बड़ा भाई बस जाने वाला है, पर कितने दिन रहता, 7 दिन रहा, फिर चले गए वापस, बोले कुछ हुआ तो आ जाऊंगा वापस। और दूसरे रिश्तेदार इधर, वो रोज ओपीडी में आके एक ही क्वेश्चन, डॉक्टर साहब कुछ करो, लकड़ियां तैयार है। क्या करे, जिसको जाना है वो तभी जाएगा। तो आत्माओं को क्या करना है, फेयरवेल पार्टी भी देनी है थोड़ी। बहुत दुखी है, बहुत तड़प रहे हैं, वृद्धाश्रम ओल्ड एज होम ये सब होते हैं। जो पेशेंट्स होते हैं, डिमेंशिया के पेशेंट्स होते हैं, पहचानते नहीं पति पत्नी को, कुछ भी नहीं, उनको कुछ भी ख्याल ही नहीं कहाँ है। एडवांस्ड एल्जाइमर, एडवांस्ड डिमेंशिया, मेंटल हॉस्पिटल्स, मेंटल हॉस्पिटल्स। शरीर एकदम ठीक है पर मानसिक रीति से रुग्ण है, बांध के रखना पड़ता है, नहीं तो इतना चिल्लाते तोड़ ताड़ करते, डॉक्टरों को भी मार देते, सिस्टर्स को 1-2 लगाते, क्योंकि वो पता नहीं, अल्कोहलिक्स एडिक्ट्स। तो मानसिक रोगी, टेररिस्ट, विनाश काले विपरीत बुद्धि नहीं, उसके भी आगे है, विनाश काले विक्षिप्त बुद्धि। बुद्धि कैसे हो गई है, विक्षिप्त हो गई है, इंसेनिटी, उसको खुद ही पता नहीं वो क्या कर रहा है, परवश है, वशीभूत है। ये संसार में आत्मा है,
और इनको क्या करना है, स्टार बनकर घूमना है, विजुअलाइज करके अपने आप को सकाश देना, विश्व सकाश, विश्व ग्लोब। अगला होमवर्क आज का अपना एक, इस मुरली में कहा है कोई एक संस्कार है, हर एक व्यक्ति का कोई एक ही रूट संस्कार इसको कहते हैं, ये नाम याद रखो। क्या कहते हैं इसको? रूट संस्कार। बाबा ने कहा वो एक ही संस्कार है, वो उभरते रहता है, कभी द्वेष के रूप में, कभी क्या मुरली में क्या आया है, कभी द्वेष, कभी अभिमान, और कभी और एक तीसरा शब्द है दिल शिकस्त। कभी घृणा, अभिमान और दिल शिकस्त, ये 3 उदाहरण दिए, पर हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। वो एक ही संस्कार है, पिछले 10 साल, 20 साल, 15 साल, 40 साल से चल रहा है, उसका रूप बदलता है पर है वो एक ही, और वो अलग अलग समय पर निकलता है, और उसके लिए हमने आज तक सबसे ज्यादा पुरुषार्थ किया है, पर जितने पुरुषार्थ किया है वो सब फेल, कुछ भी काम नहीं आए। उस एक रूट संस्कार पर काम करना है आज, उसको खाली आइडेंटिफाई करना है, काम छोड़ दो, क्या करना है वो बात की बात है, खाली आइडेंटिफाई करना है कि ये वो है और किन परिस्थितियों में वो आता है, ट्रिगर्स क्या है उसके। वो काम विकार हो सकता है जो वैसे तो रहता ही नहीं है, मधुबन में आए काम खत्म, परंतु बाहर गए, किसी व्यक्ति को देखा, कोई चित्र को देखा, कोई गिफ्ट को देखा, उस गिफ्ट से जुड़ा हुआ वो व्यक्ति और वो काम भोग की स्मृति, सब कुछ उभर कर वापस। उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये वो है। मुरली में क्या कहा है, महासंस्कार को इमर्ज करो तो ये संस्कार खत्म हो जाएंगे। सेवा को ही सब कुछ कहा है आज की मुरली में, तो सेवा ही सब कुछ है, सेवा ही साधना है, सेवा से ही सफल होगा सब कुछ। सेवा, दृष्टि, वृत्ति, कृति, सबसे सेवा करते रहो तो ये सारे पुराने संस्कार खत्म हो जाएंगे। तो आज उस रूट संस्कार पर काम करना है। कितने हो गए? 5। और दूसरा बताया सोल जिम। ये सोल जिम क्या है? सोल जिम में 5 स्टेजेस है। पहली स्टेज सेंटरिंग, मतलब आत्माभिमानी हो जाना, देहभान से, व्यक्तियों के विचारों से, सबसे अपने आप को दूर करके कुछ भी एक संकल्प में शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, या आत्मा हूँ, ज्योति हूँ। यह है पहली अवस्था, सेंटरिंग। दूसरी अवस्था है जिस संस्कार पर हमें सोल जिम करनी है, जैसे आज संस्कार पवित्रता पर सोल जिम करनी, तो उस संस्कार को अफर्म करना है, बार बार रिपीट करना है, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं वो हूं जो पतित पावन है, जो पतित को भी पावन कर दे। तो वो संस्कार, प्यूरिटी के 2-3 संस्कार, अगर प्यूरिटी टॉपिक है सोल जिम का तो वो अफर्मेशन करना है, रिपीट करते रहना है। तीसरा, उसको विजुअलाइज करना है। कहाँ विजुअलाइज करेंगे? कैसे भी विजुअलाइज कर सकते हैं कि वो पवित्रता का मैं मणि हूं, यहां चमक रहा हूं, उसको देखना है, विजुअलाइज करना है अलग अलग रीति से, कुछ भी विजुअलाइजेशन हो सकता है। तो तीसरी स्टेज है विजुअलाइजेशन की। चौथी स्टेज है आज दिन भर में कौन से प्रैक्टिकल जगह पर मैं उसको अप्लाई करूं। कब वो आता है? जैसे अपवित्रता का संस्कार, ब्रह्मचर्य भंग कब होता है? दिन भर नहीं होता है, जैसे बिस्तर पर जाते हैं तब भंग होता है, विचार चलने लगते हैं, मन शांत रहता है तो विकार वापस आ जाते हैं। किसी का ये हो सकता है, किसी की दिनचर्या हो सकती है, किसी का कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हर एक का अपना अपना। तो विजुअलाइज एक मेंटल एप्लीकेशन कहाँ करना है उसकी प्लानिंग करनी है सोल जिम में, और लास्ट में उसको सील करना है, लॉक कर देना है एक पावरफुल संकल्प से। तो इसको क्या कहते हैं? सोल जिम। तो आज के ये 5 कार्य है, और आज से हम चालू क्या करेंगे? रीडर्स क्लब जो रात को 8 बजे होगा, 8 बजे पहले मॉनिटर, और उसमें ये मत पूछते रहना है कि किसी ने कुछ बोला तो नहीं, बोला तो नहीं, वो साइलेंट रीडिंग करनी होती है उसमें। केवल मॉनिटर 5 मिनट बोलेगा, फिर 10 मिनट 15 मिनट का साइलेंस होगा, उसमें खुद ही पढ़ना है, टेक्निक दी जाएगी कैसे पढ़ना है, और फिर वापस रिवीजन 5 या 10 मिनट में। ठीक है? तो आज से वापस रीडर्स क्लब चालू, और आज के ये 5 होमवर्क। रीडर्स क्लब में अगले दिन की मुरली रिवाइज होगी टेलीग्राम पर, और वो पूछना मत ज्वाइन कैसे करे, ज्वाइन कैसे करे, ग्रुप कौन सा है, हाँ कोई उत्तर नहीं दिया जाएगा, सब कुछ पता है, सब कुछ पहले कई बार हो चुका है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।
छिपा अंतिम ज्ञान। निशब्द आकाश में गीत एक अनजान। रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान। निशब्द आकाश में गीत एक अनजान। अज्ञात के गर्भ से उठे अनसुलझा स्वर। हाँ, अंधकार के मौन में जगे अनंत निर्झर। मन में है उलझन भरी पर हृदय में आशा खिली। एक संकेत गूंज रहा, अब है अंतिम घड़ी।